नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। वायुसेना को मिली नई शाखा और वर्दी। आपको मालूम होगा कि कल यानी कि 8 अक्टूबर को आपका वायु सेना दिवस मनाया गया है। और 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और आप लोग देख रहे होंगे खास क्या है वर्दी में। इसे विशेष फैब्रिक से बनाया गया है और यह बेहद हल्की व लचीली है और इसका डिजिटल कैमोफ्लाज यानी कि छलावरण दुश्मन को आसानी से चकमा देने में सक्षम है। रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, पानी में, बर्फ में और जंगलों में चलने समय दुश्मन को नहीं चलता है इसका पता। और अगर सैनिक दुश्मन के इलाके में फंस जाता है तो वह तुरंत अपनी वर्दी उतार कर फेंक टी शर्ट में आ सकता है और जिससे उसे अपनी पहचान छिपाने में मदद मिलेगी। जूते भी बदले गए हैं। जूते खाकी रंग के हैं जो चमड़े और कपड़े के बने हुए हैं। ऑल वेदर इन जूतों की डिजाइन ऐसी है जिससे सैनिक को चलने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप देखिए चंडीगढ़ में वायुसेना अड्डे पर समारोह में नई कॉम्बैक्ट वर्दी में जवान दिख रहे होंगे आपको। बदल रहा है जंग का तरीका, अब स्पेस और साइबर नए युद्ध क्षेत्र होंगे। अब आप देखिए कि एक समय आपने देखा होगा कि गांव में डंडों से लड़ाई हुआ करती थी, फिर आपने देखा है कि गन बंदूक से होने लगी है। तो आप देखिए कि हमारे सीमाओं पर जो डायरेक्ट युद्ध होता था वो खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद। अब आप देखिए स्पेस वार होगा। क्या होगा? स्पेस वार होगा। साइबर अपराध, साइबर हमले होंगे। अगले साल से होगी महिला अग्निवीरों की भर्ती। आपने देखा होगा तीनों सेनाओं को लेकर एक अग्निपथ योजना आई हुई है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और चंडीगढ़ में पहली बार फ्लाई पास्ट का आयोजन हुआ है। वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर चंडीगढ़ में पहली बार फ्लाई पास्ट परेड हुई है। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि रही हैं, उनके साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी, पश्चिम कमान के कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरण भी मौजूद रहे। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें तो हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। उड़ीसा देख लीजिए, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। ठीक है। और इसकी सीमा आप देखें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। भारत को जहां से तेल मिलेगा खरीदना जारी रखेगा, हमारे पूरी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं। कहा हमें किसी ने रूस से तेल खरीदने से मना नहीं किया है और ओपेक के पास तेल उत्पादन पर निर्णय लेने का संप्रभु अधिकार है। एक बात आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो हम लोग तेल होता है ना, पेट्रोल डीजल निकालते हैं हम लोग, प्राकृतिक गैस, ये हमारे पास आप देखिए साधन नहीं है। हमारे पास इतना उत्पादन नहीं है कि हम अपना काम चला सके। तो हम लोग बाहर से आप देखिए 70 से 80% निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। और यहाँ एक और बात हुई है, ओपेक की बात हुई है। ये पेट्रोलियम कंट्री होती है। क्या? पेट्रोलियम कंट्री है। पेट्रोल जो निर्यातक देश है ना, उन्हीं को कहते हैं ओपेक। और इसमें 13 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। 14 सितंबर 1960 को बगदाद में पहले 5 सदस्यों ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा स्थापित किया गया था। 1965 से इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। हालांकि ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सितंबर 2018 तक 13 देशों ने वैश्विक तेल उत्पादन की अनुमानित एक तरह से 44% आप देखिए इसका उत्पादन करता है एक तरह से। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके बारे में। और इसका जहाँ मुख्यालय है देखिए आप लोग, वहाँ इसका वो देश सदस्य भी नहीं है। इसमें अभी वर्तमान में आप देखेंगे वो ओपेक के सदस्य अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गेबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की पूछताछ हो रही है। ये आप सभी को मालूम है कि आपने देखा होगा कि ये काफ़ी बीजेपी की आलोचना कर रहे थे। और ये आप देखिए एक तरह से आलोचक, मतलब आप सोचिए कि खुले हुए व्यक्ति हैं, जो रहता है साफ बोल देते हैं। किसानों के मामले में आप देखिए मोदी की काफ़ी आलोचना की है और ये राज्यपाल थे, तो किसकी एक तरह से कृपा थी इन पर? बीजेपी सरकार की।
लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं झुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इस तरह की रेड होना स्वाभाविक सी बात रहती है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में दर्ज भ्रष्टाचार के 2 मामले के संबंध में सत्यपाल मलिक से पूछताछ की है। तो सत्यपाल मलिक अब आप देखिए किसी पद पर नहीं है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और सत्यपाल मलिक 2017 में बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया था। अगस्त 2019 में मलिक के रहते ही अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त हुए थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे ये काफ़ी चर्चा में बनी हुई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। कश्मीर द्विपक्षीय मसला किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। भारत आप देखिए हर बार कहता है ये बात कि जो जम्मू कश्मीर का मामला है ये हमारा और पाकिस्तान का मामला है, हम किसी से इस पर बीच में सहमति मतलब कोई भी समझौता करने की बात नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा 2019 में इसे 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी। लद्दाख की सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है, जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। बिहार में 9 लोगों की जान लेने वाला बाघ मारा गया, ये आप देखिए चंपारण की बात है। और बिहार की बात होती है तो पटना इसकी राजधानी है। और आप देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है। पाकिस्तानी नौका से 350 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई। इस तरह की आप देखिए हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बरामद हो रही है। हीरोइन कहने का मतलब है कि एक्टर्स को मत समझ लीजिए आप लोग। ये है आप देखिए कौन, हीरोइन नहीं, ये ड्रग्स की बात हो रही है। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा पड़ोसी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। राजस्थान में अदानी के निवेश को राहुल गांधी की हरी झंडी। ये आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव भी है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और 2017 से 2019 तक ये भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो एक बहुत पुरानी पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक माने जाते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, ये आप लोग नीचे बताइएगा। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर आयोग ने लगाई रोक। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक उठापटक चला और पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे के विधायकों ने ही बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और मुंबई की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देखने को मिलेगी। 288 सीटें हैं यहाँ विधानसभा में, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और जो अब देखिए शिवसेना को लेकर बगावत चल रही थी कि शिवसेना किसकी होगी। और शिवसेना की बात करते हैं तो 1966 में बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी को बनाया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी ये मामला पेंडिंग था और आपका सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करता है। और इसकी स्थापना भारतीय निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 में हुई थी। सुकुमार सेन पहले इसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। और ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 को अगर आप लोग पढ़ें तो इसकी स्थापना की बात की गई है। हाई कोर्ट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। ठीक है। और अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सवाल कि इसका क्या होगा। तो देखिए शिवसेना का जो धनुष बाण है ये और आप कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। ना तो उद्धव गुट वाला कर पाएगा और ना ही एकनाथ शिंदे वाला। और अब आप देखिए हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया जाए, क्योंकि इस तरह का अभी हाल ही में एक मामला चिराग पासवान के साथ हुआ था, रामविलास पासवान के बेटे के साथ, कहाँ, बिहार में। ठीक है। तो लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्या रहता है कि जो इस परिवार आधारित पार्टियां होती है ना, उसमें चुनाव चिन्ह कुछ भी रहे,
लेकिन आप देखिए जो इनका वोट बैंक होता है वो आप देखिए बाप की बात बेटे के पास ही जाता है। इसके उदाहरण आपको हमेशा बताता हूँ। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए अखिलेश यादव, आप लोग देख लीजिए महाराष्ट्र में ही शरद पवार, आप लोग देख लीजिए उद्धव ठाकरे में ही बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, आप देखिए। और कई बार शिवसेना में टूट हुई है। बिहार में चले जाइए लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव। नीतीश का पलटवार, जदयू का कांग्रेस में विलय करना चाहते थे प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर आप देखिए क्या है, एक चुनावी रणनीतिकार है और कई पार्टियों के साथ मिलकर इन्होंने काम कर लिया है और गांधी के विचारों से प्रेरित होकर काम करने को चंपारण बेहतर जगह है, पीके प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तो वही राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति करने पर आ चुके हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सोडियम का पता लगाया। यूआर राव उपग्रह केंद्र में किया गया है और स्पेक्ट्रोमीटर क्लास का निर्माण। इससे चांद पर सोडियम की मात्रा का पता लगाने का रास्ता खोला है और जिस क्षेत्र में अणु भी मुश्किल से मिलता है वहाँ मिला है सोडियम। और इसरो के ऑर्बिटर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर को मिली बड़ी सफलता, चंद्रमा पर सोडियम की सही मात्रा का पता लगाने का रास्ता हुआ है तैयार। इसरो की बात हो रही है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। केजरीवाल की फोटो वाले पोस्टर बैनर लगाकर बताया हिंदू विरोधी। ये आप सभी जान रहे हैं कि बीजेपी और किसके बीच, आम आदमी पार्टी के बीच ये तनातनी चल रही है। बड़े विस्फोट से रूस के रेल रोड के ब्रिज को भारी नुकसान हुआ है। ये आप सभी को मालूम है कि रूस और यूक्रेन रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसका क्या परिणाम निकलेगा ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा आप देखिए यूक्रेन को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, दुनिया भर पर इस युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखते हैं कि कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहाँ आप देखते होंगे कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है, क्योंकि बाकी राज्यों में जो राज्यपाल देखते हैं ना, उसे मुख्यमंत्री की तुलना में कम शक्तियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियाँ देखने को मिलती हैं जो चुनाव हुआ होता है। तो वीके सक्सेना है यहाँ के उपराज्यपाल। एलजी ने सीएम को लिखा पत्र, कहा आप और आपके नेता लांघ रहे हैं मर्यादा। और सक्सेना ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर संवैधानिक कर्तव्यों से भागने पर का आरोप लगाया। कहा हमने त्रुटियों और खामियों को लेकर किया है आग्रह, तो निराधार आरोपों ने बनाया निशाना। दिल्ली वासियों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, एक केजरीवाल कह रहे हैं। और केजरीवाल चुप थोड़ी बैठेंगे। हिंदू और हिंदुत्व से केजरीवाल की नफरत समझ से परे है। ये आप देखिए केंद्रीय मंत्री जो हमारे कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू कह रहे हैं। और यहाँ देखिए बीजेपी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो 2012 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। अन्ना आंदोलन के बाद लोकपाल आंदोलन चल रहा था। लेकिन आप देखिए बड़े तेजी से ये विस्तार कर रही है और ये बीजेपी के लिए चिंताजनक है और पार्टियों के लिए भी चिंताजनक है। और एलजी की विशेष सचिव का एमसीडी में तबादला हुआ है। दिल्ली में कई मार्गों पर जल भराव और जाम से जूझ रहे हैं लोग। अब आप देखिए वर्षा होगी तो इस तरह का मानसून है। अभी स्नातक के लिए कॉलेज और कोर्सेज चुनने का कल अंतिम दिन है। आज धार्मिक शोभा यात्रा से यातायात रहेगा बाधित। नोएडा में 3 युवतियों ने गार्ड को देख लीजिए, अभी कुछ समय पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। सरकार का पहला दिल्ली स्लम फेस्टिवल कल होगा और दिल्ली सरकार वर्ल्ड होमलेस डे पर सोमवार को सराय काले खां स्थित नाइट शेल्टर कॉम्प्लेक्स में दिल्ली के पहले स्लम फेस्टिवल का आयोजन करेगी। सप्ताह भर में पूरी हो जाएगी परिसीमन की प्रक्रिया, फिर जारी होगा अंतिम आदेश। आपको मालूम है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं, उन्हीं को लेकर बात हो रही है। मोबाइल एसेसरीज की दुकान में डाका 3 करोड़ ले गए। आजकल डकैती भी काफ़ी हो रहे हैं। कुतुब परिषद में लोहे के जाल से मुक्त हुए मस्जिद वाले गणेश जी। और कुतुब मस्जिद पर अब दिख रही है गणेश जी की मूर्ति को बुलेट प्रूफ कांच से ढका गया। किसी को हाथ लगाने या धार्मिक कार्य करने की अनुमति
नहीं होगी अनुमति। देखिए कुतुब मीनार की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसकी और एक कहानी है। यहाँ भी आप देखिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बढ़ने लगा है। क्या बढ़ने लगा है? हिंदू मुस्लिम का। कुतुब मीनार, जिसे कुतुब मीनार और कुतुब मीनार के नाम से आप लोग जानते हैं, और यह मीनार विजय मीनार है, और जो कुतुब परिषद का हिस्सा है, जो तोमर राजपूतों द्वारा स्थापित दिल्ली के सबसे पुराने किलेदार शहर लाल कोट की साइट पर आपको देखने को मिलेगा, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया। और आप देखेंगे कि इसे बनवाने की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में शुरू किया था, और इसके दामाद इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा किया गया था। और वैसे आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसा कहा जाता है 3000 से ज़्यादा ऐसी स्थल हैं जहाँ हिंदू मुस्लिमों का विवाद बना हुआ है। और इसी को आप देखिए कि एक विवाद ने हमारे देश को झकझोर के रख दिया। अशांति हो, कई दंगे हुए, कई आतंकी हमले हुए, वो था राम मंदिर जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला। और उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1991 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, धार्मिक स्थल कानून आया हुआ था, और उसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ जो स्थल है वो उसी रूप में रहेगा, किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है, तो इसलिए अब ये मुसीबत फिर से आने लगी है। वरना आप सोचिए अगर उस कानून को चुनौती ना मिलती तो आप सभी समस्याएं खत्म हो जाती। और आपको एक और बात मालूम है कि अभी बनारस का मामला बना हुआ है, और इसी तरह आप लोग मथुरा में चले जाइए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला बना हुआ है। ASI, इसके बारे में भी याद रखिएगा, जिसे आप लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके फाउंडर थे, तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए वायुसेना दिवस पर जो 90वां वायु स्थापना दिवस मनाया गया ना, उसी में सब पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो। उम्मीदवारों की 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। अभी आपने देखा होगा कि कई लोग 2 सीटें चुनाव के लिए लड़ लेते हैं और दोनों सीटें हार जाते हैं, कभी कभी दोनों सीटें जीत भी जाते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी 2 सीटों से लड़े थे, केरल की वायनाड से, और आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश की एक सीट से, उत्तर प्रदेश की अमेठी थी, यहाँ से चुनाव लड़े थे, अमेठी से चुनाव हार गए थे और वायनाड से चुनाव जीत गए थे। और इसी तरह आप देखिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी एक गुजरात की सीट से लड़े थे, एक बनारस की सीट से लड़े थे। तो कई बार नेता क्या करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए 2 सीटों का चुनाव करते हैं। ठीक है। प्रवर्तन एजेंसियां तस्करी के सभी माध्यमों को नष्ट करने का लक्ष्य बनाए, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी तस्करी से संबंध रखती हैं। चलिए गुवाहाटी में एक कहा जा रहा है, असम में, असम को अगर देखना चाहें तो आप देखिए, असम इसकी राजधानी दिसपुर है, और आप देखेंगे कि असम पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है इसकी सीमा, और इसकी सीमा आप देखें त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ अगर आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, ये बांग्लादेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, बीजेपी की सरकार है। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ हिमालयी राज्यों में पर्यटन विकास के लिए श्रीनगर में जुटेंगे दिग्गज। एक आपको और मालूम होना चाहिए, पर्यटन क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। यहाँ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हेली इंडिया समिट 2022 का 4था संस्करण आयोजित होगा। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पाक के पोर्टल का भंडाफोड़। देखिए पाक, आप जब तक हमारे, आप देखिए कि पड़ोसी है हमारा, और आप सभी जानते हैं कि वो हमें शांति से कभी नहीं जीने देने देता है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में तेजस्वी के निजी सचिव से भी पूछताछ हुई है। ये आप देखिए लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, और लालू प्रसाद यादव पर भी आप देखिए ये मामला चल रहा है, उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर भी चल रहा है। कश्मीर द्विपक्षीय मसला है, किसी अन्य को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।
गवाह का बयान उसी दिन या अगले दिन दर्ज करें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और दिवाली से पहले मिलेगी पीएम किसान निधि की 12वीं किस्त। और मोदी 17 अक्टूबर को जारी करेंगे किस्त, 10 करोड़ से अधिक लाभान्वित होंगे किसान। और पूसा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन भी होगा। आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी जाती है किसानों को 12,000 की, कितना माफ़ करिए 6,000 रुपये की। और जो आप देखते हैं कि 2-2 हज़ार करके दी जाती है, तो उसी की बात हो रही है किसान सम्मान निधि की। और जो किसान होंगे उन्हें मालूम होगा इसके बारे में, क्या होगा, मालूम भी होगा। और इसे कब से शुरू किया गया था? 1 फरवरी 2019 से। ठीक है, तो ये आप लोग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर में योजना चलती है। गुजरात में विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे मोदी साहब। ये आपको मालूम है कि गुजरात में चुनाव है विधानसभा, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी पड़ोसी राज्यों की अगर हम लोग देखें तो आप देखिए राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री की वर्तमान की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। निजी नौकरियों में आरक्षण लागू करना आसान नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड ने स्थानीय निकायों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की घोषणा की है। कानूनविदों के मुताबिक इसमें कानूनी और व्यवहारिक दोनों पेंच फंसेंगे। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, इस तरह के आप देखिए जो भी वहाँ पार्टियाँ होती हैं जिनकी सरकार होती है, वो वोट को रिझाने के लिए कदम उठाती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद अगर 19(1)(d) पढ़ें तो हर नागरिक को पूरे देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। और अनुच्छेद 19(1)(e) में नागरिकों को किसी भी देश के किसी भी हिस्से में बसने का मौलिक अधिकार है। तो ये सभी आप देखिए पेंच फंसेगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये मामला। ये आप देखिए नया स्वयंवर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में जो चल रहा है, तो आप सभी लोग देखिएगा, पढ़िएगा इसे। और इस तरह के कार्टून कई बार कई परीक्षाओं में भी पूछ लेता है, कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है आपसे। आपने देखा होगा उपचुनाव के बारे में आपने सुना होगा। देखिए जब कोई सीट किसी भी कारण से खाली हो जाती है, चाहे विधानसभा की हो या फिर आप देखिए चाहे लोकसभा की हो और चाहे आप देखिए राज्यसभा कहीं की भी हो, तो उसे उपचुनाव कह देते हैं आप लोग। तो ये आदमपुर से कुलदीप के पुत्र और मुनगोड़े से राजगोपाल भाजपा के उम्मीदवार होंगे। ये आप देखिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नेताओं को मिला मन मुताबिक सम्मान। ये हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश की सीटों पर घोषित किए गए नाम। यहाँ आप देखिए अहमदाबाद में केजरीवाल की फोटो वाले पोस्टर बैनर लगा के बताया गया हिंदू विरोधी। ये आप देखिए चुनाव है यहाँ, तो ये सब चलता रहता है। ठीक है, जगनानंद को ज़्यादा भाव देने के पक्ष में नहीं है लालू, अभी अपनी चिंता करें सुशील मोदी, सुधाकर कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि आरजेडी है। एक बार आप लोग बिहार को देख लीजिए, बिहार में विधानसभा सीटों की स्थिति जान लीजिए। और नीतीश कुमार आप देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। और आरजेडी इनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। और बिहार में विधानसभा सीटों की बात करें आप देखिए तो यहाँ कितनी 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। और जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके आप देखिए कि उनका बेटा भी जो मंत्री था सुधाकर सिंह, उसे भी हटा दिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया। अब ऐसा कहा जा रहा था कि जगदानंद भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक क्लियर मालूम जान लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी को इससे कोई नुकसान होगा ज़्यादा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने पिता की गैर मौजूदगी में एक अच्छा आप देखिए वोट परसेंट अपने साथ जोड़ा और सभी उम्मीदवार उन्हीं के नाम पर चुनाव भी लड़े और जीते भी। यहाँ तक कि आप देखिए उनके भाई का भी कोई कद नहीं है, बड़ा भाई है उनका, उसका भी पार्टी में कोई बड़ा कद नहीं है। और आज के समय में एक भी विधायक मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ जाएंगे या इनके साथ जाएंगे। तो ये सब चलता रहता है राजनीति में। महागठबंधन की ताकत से घबराई भाजपा ले रही एजेंसियों का सहारा। ये आप सभी जानते हैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। राजनीति में विफल होने से बौखला गए हैं राहुल गांधी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहे हैं, के प्रमुख कह रहे हैं। और आरएसएस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात होती है।
और बीजेपी इसी से जुड़ी हुई है, काफ़ी मदद करता है बीजेपी की ये। और आरएसएस की बात होती है तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर केवी हेडगेवार थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। प्रियंका पहली बार हिमाचल में संभालेंगी प्रचार के जिम्मा। हिमाचल प्रदेश में आप सभी को मालूम होगा कि चुनाव है आपका। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक तो आप देखते हैं शिमला है, एक धर्मशाला है। और आप देखिए इसकी सीमा लद्दाख से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है, पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, और नई दिल्ली से, उत्तराखंड से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। सूचना के अधिकार के तहत झामुमो ने मांगी जानकारी, ये आप सभी को मालूम है कि देखिए कहाँ की, झारखंड की बात हो रही है। रांची इसकी राजधानी है और बिहार से अलग करके ये बनाया गया था झारखंड। और झारखंड में आप देखिए जो हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री, इनकी विधानसभा सदस्यता अधर में लटकी हुई है। लाभ के पद को ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी सदस्यता चली जाएगी, इन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। और झारखंड को राज्य बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी। रमेश बैसो यहाँ के राज्यपाल हैं। और इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से लगती है इसकी सीमा। और सूचना का अधिकार, आरटीआई की बात हो रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है ना, इसके तहत आप लोग आवेदन कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं आप लोग। हिमाचल प्रदेश में नड्डा का संदेश जनता तक पहुंचाएंगे 6000 पंच परमेश्वर। चलिए राजनीति चल रही है, अब चुनाव है तो टीआरएस नाम बदलने भर से नहीं बन सकती है राष्ट्रीय पार्टी, खड़गे कह रहे हैं। ये आप देखें कांग्रेस के क्या है, कांग्रेस के राष्ट्रीय जो चुनाव हो रहा है ना अध्यक्ष का, उसका उम्मीदवार भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और देखिए टीआरएस की बात हो रही है, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी ना, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पार्टी बनाने की बात हो रही है। और आप लोग एक बार चलिए तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि 2 जून 2014 में से आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और के चंद्रशेखर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि इनकी क्या 119 सीटें हैं तेलंगाना में विधानसभा में। विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें देखने को मिलेंगी। भारतीय राष्ट्रीय समिति कर दिया गया इसका, टीआरएस का नाम पहले, जिसकी स्थापना आप देखें 27 अप्रैल 2001 में हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तेलुगु देशम पार्टी से अलग होकर ये पार्टी बनी थी। चलिए ये भी याद रखिए। टीआरएस ने तांत्रिकों की सलाह पर बदला टीआरएस का नाम। सिंधिया के लिए शक्ति प्रदर्शन का मौका है। 16 को केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे अत्याधुनिक विमानतल का शिलान्यास। 2024 में ग्वालियर से सिंधिया के ताल ठोकने की चर्चा है। ये आप सभी को मालूम है कि अभी 2019 में एक कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। इन्हीं के इनका साथी रहा था, उसने इन्हें हरा दिया था। फिर इन्होंने, आपने देखा होगा कि सरकार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस की सरकार गिरा दी इनके कुछ समर्थकों ने बीजेपी के साथ मिलकर। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर से संबंध रखते हैं, शिवपुरी से इनका इलाका है। भोपाल इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधानसभा में 230, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 29 सीटें हैं। ठीक है, तो यही बात हो रही है। दूसरे राज्यों के लोगों को मतदाता बनने से रोकने के लिए पीएजीडी ने बनाई समिति, यानी कि जो पॉपुलर अलायंस फॉर गोपकर डिक्लेरेशन है ना, उसी ने। ये आप सभी जानते हैं कहाँ की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। यहाँ भी आप देखिए बहुत जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। और 2024 में आप देखिए लोकसभा चुनाव है। ठीक है, तो उसी की बात तो भी चर्चा में चल रही है। विध्वंस की कहानी पीछे छोड़ वैभव की कथा कहने के लिए सजा महाकाल लोग। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर आप लोग देखते हैं, छिपरा नदी के किनारे। यहाँ आप देखते हैं कि आपका कुंभ का मेला भी लगता है, तो उसी के लिए बात हो रही है। उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल लोक के एक भाग का मनोरम दृश्य है, देख लीजिए। ठीक है, ये आप देखिए मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर इन दिनों पुलकित और प्रसन्नचित है। यहाँ महाकाल मंदिर का वैभव एक बार फिर समची श्रेष्ठ में गूंजने वाला है। वर्ष 1235 में
आक्रांता इल्तुतमिश द्वारा तोड़े जाने के बाद 1734 में उजिनो ने मराठा शासक राणोजी सिंधिया राजवंश के संस्थापक का शासन स्थापित हुआ। तब उन्होंने महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए, 2 साल बाद पटरी पर आई पैलेस ऑन व्हील्स। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद पैलेस ऑफ व्हील्स ट्रेन की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर गड्ढे के लिए कैमरे लगाने वाले फर्म को नोटिस दिया गया है। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मूसलाधार वर्षा से पूर्वांचल एक्सप्रेस में विशाल गड्ढे हो गया था। पाकिस्तानी नौका से ये आप देखिए इस तरह की, और यहाँ से आप देखिए ये आप अरब सागर देखते हैं ना, यहाँ से आसानी से यहाँ भेजते रहते हैं। ठीक है, और आप देखिए कई बार इस तरह की पकड़ी गई है, लेकिन मालूम ही नहीं चलता है, कुछ दिन चर्चा में रहता है। इंदेश कुमार के विवाद बोल, लाहौर और कराची के बिना अधूरा हिंदुस्तान। ये अब आप देखिए समय क्या कुछ भी। सामाजिक भेदभाव पर संघ प्रमुख भागवत के बयान का पवार ने किया स्वागत। ये आप देखिए शरद पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या पत्थर से चोटिल होने वाले लोगों के मानवाधिकार नहीं होते हैं? ये गुजरात सरकार के मंत्री बोले, हर बार पत्थर फेंकने वालों के पक्ष में मानवाधिकार का मुद्दा क्यों उठाया जाता है? और इसके लिए आपका मानवाधिकार आयोग भी है, और संविधान के भाग 3 में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मौलिक अधिकार भी कुछ दिए गए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके पहले अध्यक्ष आप देखेंगे रंगनाथ मिश्रा थे, और अभी वर्तमान में क्या है ये आप लोग नीचे बताइएगा। अदालत पहुंची आदिपुरुष फिल्म पर रोक लगाने की मांग। ये भी आप देख रहे हैं कि अब मामला चल रहा है। अभिनेता प्रभास और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म आदिपुरुष मामला अदालत में पहुंच गया है। गोकुलाष्टमी में उत्सव में घायल गोविंदा की मौत। अगस्त में दही हांड फोड़ने के चक्कर में मानव शंकु से गिरने के बाद। देख लीजिए, इस तरह की कई घटनाएं होती हैं। हरियाणा की दवा कंपनी को वियतनाम ने डाल दिया था काली सूची में। ये आपने देखा होगा, अभी भारतीय अफ्रीकी देश गाम्बिया में जिस भारतीय कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का कप सिरप पीने से कुछ 66 बच्चों की मौत हुई, उसी का विवाद चल रहा है लंबे समय से। बिहार में टेंडर प्रक्रिया से बाहर भी हो चुकी है ये कंपनी। अंकिता हत्याकांड में यौन उत्पीड़न और देह व्यापार की धाराएं बढ़ाई गई। ये आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक लड़की की हत्या हुई थी अंकिता की, तो उसी की बात हो रही है। देख लीजिए, उत्तराखंड की बात होती है तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड, और देहरादून इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, भामी नहीं, पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल की बात करें तो आप देखेंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। इसे 9 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। उद्योग व्यापार संघ शिक्षा और रोजगार सृजन से नई मानक गढ़ रहा है उत्तराखंड। पढ़िएगा, उत्तराखंड को पढ़िएगा। और अभी घोटाला भी हुआ था एक, आपने देखा होगा। इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़कर लगाई दुर्गा माँ की प्रतिमा। राजस्थान के उदयपुर की घटना है। राजस्थान भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। देख लीजिए राजस्थान को, जयपुर इसकी राजधानी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। यहाँ की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है। और आप देखेंगे आतंकी नेटवर्क पर पुलिस का प्रहार। श्रीनगर में 2 जगहों पर छापेमारी की है। पहिए जाम होने के से बीच सफर में रुकी वंदे भारत। ये आप देख रहे हैं, इसके साथ भी कई घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखी होगी एक घटना हुई थी।
उसी को लेकर इसकी भी बात हो रही है। कोरोना के मामले की संख्या 30,000 से कम हुई। कोरोना महामारी बनी हुई है, तो अपनी अपने परिवार की सुरक्षा जरूर रखिएगा। जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने से 4 की मौत, 16 घायल। ये आप देखिए, सावधानी बरता करिएगा, कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। महिला माओवादी ने किया आत्मसमर्पण। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की कई हिंसाओं में शामिल थी। ये आपने देखा होगा, माओवादी या नक्सलवादी इन्हीं को कहा जाता है। और आप देखिए, ये हमारे ही देश के नागरिक हैं। बस आपने देखा होगा कि ये क्या है, अलग रास्ते पर अलग रास्ते पर चल पड़े हैं। और नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक भी थे। और इसी कारण से आप लोग नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। बंगाल में भाजपा विधायक पर हमला, तृणमूल नेता पर आरोप है। अरे आप देखिए, पश्चिम बंगाल वैसे चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कोलकाता इसकी राजधानी है वेस्ट बंगाल की। और इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो देखिए, उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और आप देखिए, ये हम की ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। महाराष्ट्र में दुर्घटना के बाद बस में आग लगने से 12 लोगों की मौत। इस तरह की घटनाएं भी कई हो रही हैं। दूसरे पासपोर्ट से दुबई भागा था घोटालेबाज राशिद। इन निवेशकों की आकर्षक योजनाओं के सपने दिखाकर। और साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं। और एक बात और आप याद रखिएगा, इस तरह के लालच दिए जाते हैं, जो फंस जाता है यानी कि वो लुट जाता है। आजकल आप देख रहे हैं कई इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है, साइबर हमले हो रहे हैं, तो बड़े ध्यान रखा करिएगा। फर्जी मामले में फंसाने के आरोप में 2 सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों पर FIR हुई है। महाराष्ट्र में हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक अधिकारी के फंसाने के आरोप में। कबाड़ से साध रहे स्वावलंबन का संकल्प। खिलौने और सजावटी उत्पाद से घर तक पहुंची समृद्धि। और सुंदरता संग रोजगार सृजन भी हो रहा है। और आप देखिए कि जो कबाड़ फेंक दिया जाता है ना, खराब सामान, उसी से हो रहा है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक पार्क का उल्लेख कर देशवासियों को कबाड़ के पुनः और रचनात्मक प्रयोग के लिए प्रेरित किया है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, टायर जो देखते हैं ना गाड़ियों के, उनसे कुर्सियां बनाने का भी कुछ मामला आया था। और आप देखते हैं, वरना लोग टायर को जला देते हैं। पर्यावरण संरक्षण को भी मिली है गति इससे। और आप देखें, 3.2 करोड़ टन लोहे का कबाड़ भारत के रिसाइकलिंग उद्योग ने वर्ष 2019 में प्रयोग किया है। ये अच्छी बात होती है और रोजगार मिलता है। और आप देखिए, हमारे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं फैलता है, प्रकृति की भी सुरक्षा होती है। पीतल नगरी में अब निर्यात हो रहे हैं कबाड़ से बने एंटीक उत्पाद। पंजाब में अटारी सीमा पर लहराएगा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। ये आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय अटारी सीमा पर 418 फुट ऊंचा तिरंगा फहराने की रूपरेखा तय की गई है। और अटारी सीमा पर वर्तमान में 360 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया जाता है। नौसेना की जान लेने, ये आप देखिए, बाघ उत्तर प्रदेश में, कहाँ, बिहार में जो हुआ है उसी की बात। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार हुआ है राजस्थान से। CID ने सेना की जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। CID एक काफ़ी आप लोग सुनते रहते हैं, एक CID क्या आता है, एक आपने देखा होगा वो भी आता है कुछ आपका, उसी की बात हो रही है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की CID एक एपिसोड नहीं आता है, उसे भी देखते रहते होंगे आप लोग। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में से पुलिस आयोग की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष एंड्रयू थ्रेजर ने की थी। और आप देखेंगे 1929 में CID को विशेष शाखा CID और अपराध शाखा में विभाजित किया गया था। नहीं हो पाए उचित प्रबंधन, पंजाब में जलने लगी पराली। आप देखते हैं कि किसानों को तमाम चेतावनी कुछ भी करते रहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किसानों की इतनी अच्छी हालत नहीं है कि वो इसका कुछ समाधान निकाल सके। अगर सरकार कुछ इस तरह का समाधान निकालती है और किसानों के साथ मिलकर बात करती है, उनकी मदद करती है, तो बेहतर आप देखिए इसका खाद में बदला जा सकता है, देसी खाद में।
और किसानों को भी फायदा होगा, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए आप देखते हैं उन्हें आसानी होती है जलाने में इसे। और इससे आप देखिए किसानों को भी नुकसान होता है, किसानों की जो खेत की उत्पादन क्षमता है ये भी घटती है। लेकिन क्या करें, इटली की तकनीक से आगरा के कारोबारी ने बदले जूते की चाल। देख लीजिए, तो ये देख लीजिए, ये सभी आर्टिकल पढ़िएगा। और देखिए सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस वालों को भी पढ़ना चाहिए, और बाकी एक सोच विकसित होती है। राजनीतिक दलों की जवाबदेही बनाना जरूरी है, आखिर कल्याणकारी योजना और रेवड़ियाँ बांटने में कोई अंतर किया जाएगा या नहीं। और आप देखिए ये मुद्दा हमेशा बना रहेगा। जैसे आप देखिए बीजेपी दे रही होगी उसे कल्याणकारी योजनाएं बताएगी, और जो आप देखिए अन्य पार्टियां दे रही होंगी उसे रेवड़ी बताएगी, यही अन्य पार्टियां जो दे रही होंगी उसे अपनी कल्याणकारी योजनाएं बताएंगी, और जो बीजेपी दे रही है उसे वो लोग रेवड़ी बनाएंगे, और ये शब्द चलता रहता है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जनता को ही होता है, क्योंकि आप देखिए कोई नेता अपने घर से तो दे नहीं रहा है, अगर घर से देता तो सही अच्छी बात थी। पढ़िएगा उसे, चीताश्री की 2 टूक व्यवस्था, एक एंकर पूरे जंगल को ही अपने स्टूडियो में उठा लाया, इससे पूरा माहौल जंगली हो गया। आपने अभी हास्य व्यंग है ये, अभी आपने देखा है हमारे देश में चीता आए हुए कूनो पालनपुर मध्य प्रदेश में नामीबिया से लाए गए। भारत चीन में कृषि क्षेत्र में कारगर सहयोग, देख लीजिए भारत में 63.3% है, और 1991 की बात है 59.7%। वहीं अगर हम लोग 2019 में देखें तो आप देखें 42.6% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। चाइना में आप देखिए 25.3%, चाइना में बड़े तेज़ी से कमे हुए हैं। यहाँ भी एक बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, अतिरेक घातक, भौतिकता का अतिरेक मनुष्य को पदार्थ बना देता है, पदार्थ बनते ही मनुष्य की संवेदना गायब हो जाती है, वह हृदयहीन हो जाता है, और मनुष्य चेतन प्राणी है, उसमें भाव विचार बनते रहते हैं, जबकि पदार्थ के पास हृदय नहीं होता है। सत्य युग में राजा बलि, त्रेता युग में रावण, द्वापर में कंस और धृतराष्ट्र सब भौतिक पदार्थों की होड़ के चलते सम्राट होकर भी संवेदनशील रह गए, और वे सब नकारात्मकता के पर्याय बन गए। पढ़िएगा इसे भी। यहाँ भी ड्रग्स की जो आवक चल रही है, कई रास्ते में पकड़ी जा रही है, उसी को लिखा जा रहा है इन सब पर। लेकिन आप देखें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, आप देखिए हर पोर्ट पर आप देखिए लगभग पकड़ी जा रही है, और इससे देश के युवाओं को आप देखिए एक नशे में धकेलने की कोशिश है। शक्ति का स्पष्ट संदेश, ये आपने उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में जो घोटाला हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। और हर राज्य में आप देखिए पेपर होता है, फिर उसमें आप देखिए पेपर में धांधली होती है, पेपर आउट होता है, तो आखिर मरता छात्र ही है। चंद्रमा की उत्पत्ति पर नई खोज, चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए उसके द्रव्यमान और उसकी कक्षा के बारे में समुचित जानकारी आवश्यक है। चलिए इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। कलात्मकता के नाम पर अराजकता, ये हिंदू पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्में आजकल दर्शकों को अधिक पसंद आ रही हैं, और हाल ही के दिनों में ऐसी कई फिल्में बनी हैं और हिट भी हुई हैं। इसी प्रकार की एक फिल्म बन रही है आदि पुरुष, जिसका हाल ही में एक टीजर जारी हुआ है। रामायण महाकाव्य पर आधारित होने का दावा किया जाने वाले इस फिल्म के प्रमुख पात्रों के कुछ अंश को दिखाया गया है, जिसके बाद से फिल्म में दर्शाए गए पौराणिक पात्रों के संदर्भ में कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं और विरोध भी हो रहा है। तो आप लोग भी पढ़िएगा, इससे जानिएगा, ठीक है। विश्व डाक दिवस, ये सभी तक पहुंचने में सक्षम है, और सूचना संचार क्रांति के दौर में पैदा हुई पीढ़ी को डाकघरों की देख कर रोमांच नहीं होता है। पहले आपने देखा स्मार्टफोन की बात हो गई है, पहले हुआ करता था। 1969 से आज यानी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 9 अक्टूबर को नई भारत की नई परिकल्पना, यह पुस्तक देश की समृद्ध विविधता को प्रफुटित होने के आधिकारिक अवसर प्रदान करने वाली शासन प्रणाली बनाने की बात करती है। लेखक ने इस संबंध में अपनी मौलिक अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की किताबों को अगर आप लोगों की दिलचस्पी है तो पढ़ सकते हैं। विश्वसनीयता की शक्ति, मोदी फैक्टर देख लीजिए। जीवन संगीत के अकल्पनीय आरोह अवरोह, इस पुस्तक का हर अध्याय पाठनीय और ग्राह्य बन पड़ा है, जो केवल संगीत प्रेमियों के लिए नहीं बल्कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी संग्रह है। देखिएगा अगर दिलचस्प है
मन है तो पढ़िएगा। ब्याज व मूल्य में वृद्धि के बावजूद प्रॉपर्टी बाजार में मांग बरकरार। इस जुलाई सितंबर के दौरान 8 प्रमुख शहरों में 3 से 9% बढ़ा मूल्य इसका। अहमदाबाद में 6%, बेंगलोर में 9%। देख लीजिए, तेजी से उभर रहा है वैश्विक मंदी का जोखिम, आईएमएफ कह रहा है। और आईएमएफ के बारे में बात कर लीजिए, या इस तरह की अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग याद रखा करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 27 सितंबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने से रोकने और सहायता करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी आईएमएफ की। 2008 के क्रैश के सही गलत सबक हैं। कुछ दिनों पहले मेरी नज़र एक लेख पर पड़ी जो वर्ष 2009 के आखिरी और या 10 की शुरुआत में लिखा गया था। इस लेख में उस पत्र के अंश थे जो यूएस फंड मैनेजर मैनेजर सैयद किलारमैन ने निवेशकों को लिखा था। यह पत्र उन सबक की बात करता है जो 2008 से 2009 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश के दौरान मार्केट के ज़्यादातर लोगों ने या तो कभी सीखे ही नहीं या जिन्हें भुला दिया गया। चलिए पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़ा था करिएगा। अंबुजा सीमेंट का 20,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिली है। ईवी उत्पादन में 2019 तक 5.4 करोड़ यूनिट होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है ना आजकल, आप देखें 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंची तेल की मांग। प्रमुख आईटी कंपनियों के वित्तीय नतीजे इसी सप्ताह होंगे। सरकारी उपायों के बावजूद बढ़ रहा है गेहूं आटे का मूल्य। और G20 के सम्मेलन में राज्यों की नुमाइश से होगी भारत की आर्थिक क्षमता की ब्रांडिंग। ये G20 और G7 इन दोनों के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। G20 आप देखते हैं समिट भी होती रहती है। और 26 सितंबर क्या ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 2008 में इसका नया रूप आया है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए इसकी स्थापना हुई है। और इसके 20 सदस्य हैं, जिसमें आप देखिए अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अगर हम लोग G7 की बात करें तो ये भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है G7। और G7 की जब बात होती है तो इसमें 7 देश शामिल हैं। आपका 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। तो इसके बारे में यह आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। और इसमें आपका कौन कौन सा देश शामिल है? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ठीक है। और जो सभी G7 देश हैं ना वो G20 का हिस्सा भी हैं। गहलोत बोले निवेश के लिए अदानी अंबानी सहाय का करेंगे स्वागत। ये आप सभी जानते हैं कि अब कहाँ तक दुश्मनी किससे पाले, निवेश भी जरूरी है। 2 वर्ष अमेरिका में जैसा बना देंगे यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप देखिए सबसे अच्छी बात, अगर आप देखिएगा किसी की बात होती, किसी मंत्री की तारीफ होती है तो वो है नितिन गडकरी साहब। आप देखिए इनकी सत्ता, इनके लोग हों या आप देखिए इनके बाहरी लोग हों, किसी अन्य पार्टी के लोग हों, वो सभी इनकी तारीफ करते हैं। इच्छा शक्ति, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है। उत्तरकाशी में जो लापता एक और पर्वतारोही का शव बरामद हुआ है, अभी जो आपने देखा हिमस्खलन हुआ था उसके कारण। OTT युग में युवाओं में स्नेह समझ विकसित करना जरूरी है। ओवर द टॉप में, मोबाइल फिल्मों के युग में रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। और रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गंभीर बयान दिया है। बाइडेन ने हाल में ही कहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब परमाणु हथियारों की संभावित इस्तेमाल की बात करते हैं तो वो निस्संदेह इसे मजाक नहीं माना जा सकता है।
और इसी के साथ हमें यह भी समझना होगा कि अगर परमाणु हथियार का प्रयोग हुआ तो महायुद्ध निश्चित है। और बाइडन का बयान इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के बीच देखने को मिलेंगे और देशों में परमाणु हथियार बनाने की लगी हुई है। और फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट ने विभिन्न देशों में परमाणु हथियार की सूची जारी की है और साथ ही चिंता जताई है परमाणु निरस्त्रीकरण की योजना बनाने के बाद विश्व में परमाणु सशक्त राष्ट्र अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका में आप देख लीजिएगा 5,009 राष्ट्रों के पास हैं 12,705 परमाणु हथियार, 5,428 अमेरिका के पास, और आप देखें इजराइल के पास 90, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, पाकिस्तान के पास आप देखेंगे कि 165 और भारत के पास हमारे 160 हैं, चीन के पास 350 हैं, उत्तर कोरिया के पास 20 हैं और जो रूस है उसके पास 5,977 हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाक के पीएम कोर्ट में पेश हुए हैं। आप देख लीजिए पाकिस्तान के गृह मंत्री के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहले आपने देखा होगा कि यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हुआ करते थे। टीडीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के मंत्री समेत पर्यटकों का किया अपहरण, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बड़े विस्फोट से रूस के देखिए ये चल रहा है, रूस देख लीजिए कितनी भयानक तबाही झेलनी पड़ रही है। बांग्लादेश में मंदिर पर फिर हमला, काली मां की प्रतिमा कट्टरपंथियों ने खंडित की। ये बांग्लादेश आप देखिए कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी समय ये आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान का विकास अनुमान 2% किया और ये वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, विश्व बैंक की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा विश्व बैंक के बारे में। इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, दिसंबर 1944 में, और इसका हेड क्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिल जाएगा। भारतीय मूल की शेफाली बनी अमेरिकी राजदूत का। देखिए भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि भारत से इनका संबंध रहा है, इनके माता पिता या आप देखिए दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, परिवार का। तालिबान ने 13 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को स्कूल से निकाला। ये आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है और कई देश इन्हें आतंकी संगठन मानते हैं। तो अब आप सभी जानते हैं कि उस तरह का वो काम करेंगे ही। इजराइल में जन्मतिथि की पार्टी में भारतवंशी युवक की हत्या हुई है, बर्थडे पार्टी में। आयरलैंड में पेट्रोल पंप पर विस्फोट, 10 की मौत। 26/11 के हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि देगी सुरक्षा परिषद की समिति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि 26 नवंबर 2018 को आतंकी हमला हुआ था ना अमेरिका में, और उसी की बात हो रही है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए उससे पहले ये मानता भी नहीं था, अमेरिका कहता था आतंकवाद कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जब खुद पर बीती तब मालूम चला। और यूएन की संयुक्त राष्ट्र की बात होती है, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेड क्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो आप देखते हैं कि इसमें सुधार की बात होती रहती है। 24 अक्टूबर 1945 में भी इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UNSC इसे आप लोग कहते हैं। इसमें आप देखेंगे टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों को आप लोग याद रखिए, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इन स्थायी सदस्यों के पास एक विशेष शक्ति होती है। अगर आप सोचिए कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो सभी को एक सहमत होना पड़ेगा। अगर कोई भी एक देश अगर इसके पक्ष में नहीं है तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी अस्पताल में भर्ती हुई है। नेपाल हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। हमारे सांस्कृतिक संबंध भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। ईरान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को सुनना पड़ा, मुल्ला वापस जाओ। ईरान में आपने देखा होगा कि अभी हिजाब विरोधी मामला भी चल रहा है। चाबहार पोर्ट भी हम लोग यही बनाए हैं। जर्मनी में तोड़फोड़ के कारण घंटों ठप रही रेल सेवा। एक खेल का क्षेत्र है, इस पर भी देख लिया करिएगा। जीतना है मैच तो पकड़ने होंगे कैच। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज है। उसी को एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ उतर सकता है दक्षिण अफ्रीका। ये राष्ट्रीय खेल में नटराज ने जीता 6ठा स्वर्ण पदक। श्री हरि नटराज ने शनिवार को पुरुष की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल कर राष्ट्रीय खेलों की तैराकी स्पर्धा में 6ठे स्वर्ण पदक से अपना अभियान खत्म किया है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा,
और गोवा में होंगे राष्ट्रीय खेल। भारतीय ओलंपिक संघ ने शनिवार को पुष्टि करते हुए बताया कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में गोवा में होंगे। अभी गुजरात में हो रहे हैं। और इसमें आप देखिए, जब किसी खिलाड़ी की बात होती है तो वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, उसने क्या खास किया है, ये सभी पॉइंट याद रखा करिएगा। कई बार आप देखते हैं क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और यहाँ भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है, IOA की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पंकज आडवाणी ने 25वीं विश्व ट्रॉफी जीती है। भारत के शीर्ष स्नूकर खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी ने शनिवार को यहाँ विश्व चैंपियनशिप में बिलियर्ड्स के फाइनल में हम वतन सौरभ कोठारी को 4-0 से हराकर अपने करियर की 25वीं विश्व ट्रॉफी जीती है। बाबर के दम पर पाक ने न्यूजीलैंड को हराया। पाकिस्तान है के खिलाड़ी की बात हो रही है ना, क्रिकेट की। भारतीय महिलाएं सेमीफाइनल में पहुंची, अच्छी बात है। क्रिकेट और महिलाएं भी तो खेलती हैं। IOC ने दिया सुझाव, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। IOC, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कई बार इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया है क्वेश्चंस। और ने पिछले महीने स्विट्जरलैंड में हुए संयुक्त बैठक में सुझाव दिया है कि भारतीय ओलंपिक संघ दिसंबर में होने वाले चुनाव के बाद महासचिव के चुनाव की वजह CU की नियुक्ति कर सकता है। हामिदा ने जीता कांस्य। एक तेजी से उभरती भारतीय भारोत्तोलक हरदा गरुड़ एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं की 45 किलोग्राम स्पर्धा में शनिवार को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कांस्य पदक जीता है इन्होंने। पटना से ड्रा खिला। प्रा कबड्डी लीग के 9वें सत्र में शनिवार को खेले गए दोनों मुकाबले बराबरी पर छूटे हैं। नडाल बने पिता, 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता है, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। और जडेजा की जगह भरना मुश्किल है, लेकिन अक्षर ने जगाया भरोसा, चहल कह रहे हैं। क्रिकेट की बात हो रही है। मेधावी छात्रों ने की हेलीकॉप्टर से सैर छत्तीसगढ़ में। आप देखते हैं कि अच्छी बात है इस तरह के। टीवी अभिनेत्री नुपुर बनी जोगिन, मांगी भिक्षा, देख लीजिए। कृष्ण भक्ति में पहुंच गई हैं। झारखंड में अमित अग्रवाल के संपर्क में रहते थे दर्जन भर IAS IPS। झारखंड के जो अधिवक्ता केस कांड की बात हो रही है, ठीक है। आग से जान बचाने की कोशिश। मुंबई में शनिवार को बहुमंजिला आवासीय में इस तरह की आप देखते हैं कि आग भी लगती रहती है कई बार, कई इमारतों में, कई लोगों की डेथ भी होती है। ये आप देखिए काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी रहती हैं, संडे को ये आती हैं, पढ़ा करिएगा। मिट्टी की दी बेचकर परिवार पाल रहा करण स्ट्रीट फुटबॉल विश्व कप में खेलेगा। देखिए यहाँ से इस तरह के जलंधर के गांव रुड़का कला का करण कतर है। एक लड़की हॉकी लेकर मैदान में उतरी तो ऐसी लगेगी। भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा में लड़कियों के साथ लड़कों को भी हॉकी की ओर सिखा रही हैं कश्मीर की पहली और सबसे छोटी आयु की महिला हॉकी कोच रिबू हसन। जिद और जुनून से जीती जिंदगी, ये सीमा का अगला लक्ष्य अगले साल होने वाले एशियाई खेलों के लिए है। गुजरात में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स में हिमाचल एथलीट सीमा ने दमदार प्रदर्शन कर देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सीमा ने पहले 500 मीटर में रजत और अगले ही 1000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर साबित कर दिया है कि पहाड़ी प्रदेशों के एथलीट अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। होमगार्ड की बेटी ने दादा से प्रेरित हो सेना को चुना है, देख लीजिए। आजकल आप देखिए जहाँ भी इन्हें मौका मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई पीछे दिख रही हैं। डल झील में शिकारा डाक सेवा आज से शुरू हुई है और 200 साल पुराना डाकघर। डल झील में अपनी तरह का एक तैराक डाकघर भी है। करीब 200 साल पुराना यह डाकघर एक हाउस बोट में स्थित है। आज ही के दिन ये हुआ था शुरू। 1854 में अधिकृत रूप से भारत डाक विभाग की स्थापना हुई थी। उस समय 701 डाकघर थे। और आप देखिए 1877 में पार्सल, 1879 में पोस्ट कार्ड व 1880 में मनी ऑर्डर शुरू हुआ। ये आप देखिए 1972 में पिन कोड आया ताकि सेवाएं उपलब्ध कराने में आसानी हो और आपके क्षेत्र का पिन कोड होता होगा। 1986 में स्पीड पोस्ट की सुविधा हुई। 2018 में यह सिलसिला पेमेंट बैंक तक पहुंच गया है। सबसे ऊंचा डाकघर हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में छोटा सा गांव है हिक्किम। इसी गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर है। 1987 में खोला गया था ये, ठीक है, पढ़ा करिएगा।
ये भी पहले गवर्नर जनरल गोपालचारी ने रखी प्रादेशिक सेना की नींव। 1949 में आई भारत में पहले गवर्नर जनरल, जो पहले भारतीय भी थे, ने औपचारिक रूप से प्रादेशिक सेना की नींव रखी थी। 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम पारित किया गया था। इसकी जिम्मेदारी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने प्रशासनिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करना है। गूगल का हो गया था लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब। 2006 में आज ही गूगल ने $165 में वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को खरीदा था। 14 फरवरी 2005 को चैड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान समय में प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन लगभग 37 लाख नए वीडियो अपलोड होते हैं। सोच लीजिए। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अमजद अली का अहम योगदान है। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में आज ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। आज 5 वर्ष की उम्र में पिता से सरोद वादन के गुण सीखे। 12 वर्ष की उम्र में अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी। हिंदुस्तान संगीत के कई प्रचलित रागों को अपनाने के साथ ही हरिप्रिया, सुडाग, भैरव जैसे नए रागों का सृजन भी किया। रॉयल अल्बर्ट हॉल कैनेडी सेंटर हाउस ऑफ कॉमन्स समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन कर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रियता को नई ऊंचाइयां दी इन्होंने। माता की मनोदशा से प्रभावित हो सकता है शिशु का विकास। देख लीजिए। हृदय की मांसपेशियों की मरम्मत का खोजा तरीका। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के विज्ञानियों ने स्कार टिश्यू सेल को रीप्रोग्राम करने की प्रभावी तरीका खोजा है। हृदय रोग के इलाज में मिल सकती है बड़ी मदद इससे। आजकल आप देख रहे हैं कभी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहे हैं। बुजुर्गों में सूझबूझ की क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया वीडियो गेम। धान की 3 किस्मों में पाए गए कैंसर रोधी गुण। चूहे पर प्रयोग सफल रहने के बाद अब इंसान पर होगा परीक्षण। कृषि वैज्ञानिक इनके व्यावसायिक उपयोग पर भी कर रहे हैं विचार। इन प्रजातियों को धान की भूसी में कैंसर रोधी तत्व पाए गए हैं। इसकी गठवन महाराजी लाइफा किस्मों में फेफड़े व स्तन कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के गुण मिले हैं। सूरत में बिस्पी ने लगाई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की हैट्रिक। मार्शल आर्ट में निपुण गुजरात की बिस्पी खराडी ने एक साथ 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने पहला रिकॉर्ड 57 सेकंड में टिन के 80 कैन तोड़कर बनाया है। दूसरा रिकॉर्ड 1 मिनट में कोहिनी से 51 कंक्रीट ब्लॉक को तोड़कर। तीसरा रिकॉर्ड कीलों पर लेटे हुए सीने पर 525 किलो के कंक्रीट ब्लॉक हथौड़े से तोड़वाया। शहरी जंगलों में पाई गई पक्षियों की कम प्रजातियां अब आप देख रहे हैं विलुप्त भी होते जा रहे हैं। पहले अपने घर में ही आप लोग देखते होंगे एक छोटी सी चिड़िया दिखती थी, आजकल नहीं दिख रही है। अमेजन का सबसे ऊंचा वृक्ष। अमेजन के वर्षा वनों में यह अब तक का सबसे ऊंचा वृक्ष मिला है और एंजेलिम बर्मेलो, और वैज्ञानिक नाम इसका डेनिजिया एक्सेल्सा है। यह पेड़ 88.5 मीटर यानी कि 290 फीट ऊंचा है। इसकी शाखाएं 9.9 मीटर यानी कि 32 फीट के घेरे में फैली हुई हैं। और ब्राजील के अमापा और पारा राज्य की सीमा पर जारी नदी क्षेत्र में स्थित यह पेड़ नीचे से दिखने पर कुछ ऐसा दिखता है। और इनसाइट की तस्वीर। 3 वर्ष की प्लानिंग, 5 अभियानों, घने जंगलों से होकर 2 सप्ताह यात्रा के बाद विज्ञानियों का दल यहाँ पहुँचा है। यह पेड़ 25 मंजिला भवन ऊंचा जितना है। देख लीजिए पेड़। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ लीजिए अगर पढ़ना है। मेरे फिल्म में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन अब्राहम। मेरे लिए अपने अंदर के लेखक को शांत रखना मुश्किल था। सुमित। मैंने दीवार पर फिल्मकारों की सूची चिपका रही है। जहीर इकबाल। पिता बनने के बाद रणवीर संभालेंगे बच्चे की देख रेख की जिम्मेदारी। चलिए इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा और जो सवाल रहते हैं उनके जवाब भी दिया करिएगा। ठीक है।